ओम श्री शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। सूर्य सिद्धांत मध्यमाधिकार श्लोक संख्या 60 और उससे आगे की चर्चा। श्लोक संख्या 60 में भू परिधि से अस्फुट परिधि कैसे निकाली जाएगी इसकी चर्चा करते हुए आगे चर्चा को हम जारी रखेंगे। यहाँ पर विषय है लंबज्जाघ्ना त्रिजीवाप्ता अस्फुटो भूपरिधि स्वकः तीन देशान्तराभ्यस्ता ग्रहभुक्तिर्विभाजिता कलादि तत्फलं प्राच्या ग्रहेभ्यः प्रविशोधयेत् रेखा प्रतीचि संस्थाना प्रक्षेपेत् तु स्वदेशजम्। भूपरिधि को अर्थात अपने स्थान की, यहाँ पर भूपरिधि अपने स्थान की होगी तो भूपरिधि को लंबज्जा से गुणा करके त्रिज्या से भाग देने पर अपने स्थान की अस्फुट परिधि का ज्ञान हो जाता है। अपने स्थान के देशांतर योजना को ग्रह की दैनिक गति से गुणा करके गुणनफल को इसी अस्फुट परिधि से भाग देना चाहिए। यदि दैनिक गति कला में ली गई है तो फल कला में ही आएगा। यदि अपना स्थान लंका से पूरब में हो तो लंका की अर्धरात्रि के समय के मध्यम ग्रह में से इस फल को घटाना चाहिए, और यदि अपना स्थान लंका से पश्चिम में हो तो उसे जोड़ना चाहिए। ऐसा करने से अपने स्थान की अर्धरात्रि के समय के मध्यम ग्रहों के मध्यम स्थान निकल आते हैं। बीजगणित के अनुसार इन श्लोकों को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। अस्फुट परिधि बराबर भूपरिधि गुणे लंबज्या बटे त्रिज्या। देशांतर फल बराबर देशांतर योजन गुणे ग्रह की दैनिक गति, इसका मान कला में है, बटे अस्फुट परिधि। अपने स्थान की अर्धरात्रि के समय के मध्यम ग्रह बराबर लंका की अर्धरात्रि के मध्यम ग्रह प्लस माइनस देशांतर फल। यदि स्थान लंका से पूरब हो तो ऋणात्मक चिन्ह और पश्चिम हो तो धनात्मक चिन्ह लगाना पड़ता है। इसकी उपपत्ति समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि लंबज्या, अस्फुट भूपरिधि, देशांतर इत्यादि क्या होते हैं। ज्या यदि किसी समकोण त्रिभुज के किसी भुज की लंबाई को उसके कर्ण की लंबाई से भाग दे दिया जाए तो लब्धि तो भुज के कोण के सामने की ज्या कहलाती है। चित्र 8 में सा भा भा एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए इसके सा भा भा कोण की ज्या सा भा बटे स भ। कोण भ सा भा कोण की ज्या भा भा बटे स भा। समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई किसी भुज की लंबाई से अधिक होती है, इसलिए किसी भुज के सामने के कोण की ज्या 1 से कम होगी, इसलिए ज्या दशमलव भिन्न में लिखी जाती है। यह आजकल की प्रथा है। प्राचीन काल में जब दशमलव भिन्न का प्रचार नहीं था या कोण की ज्या पूर्णांकों में लिखी जाती थी, उस समय की बातें और थी। किसी कोण की ज्या जानने के लिए सारे सिद्धांतों में ऐसा वृत्त लिया गया है जिसकी त्रिज्या अर्धव्यास 34-38 इकाई और परिधि 21,600 इकाई होती है, जिससे एक एक इकाई एक एक कला के समान होती है, क्योंकि परिधि एक चक्र के समान होती है जिसमें 360 अंश अथवा 360 गुणे 60 बराबर 21,600 कला होती है। फिर केंद्र से परिधि तक दो त्रिज्याएं ऐसे खींचते हैं जिनके बीच का कोण उस कोण के समान होता है जिसकी ज्या जाननी है, तथा त्रिज्या और परिधि के एक मिलन बिंदु से दूसरे त्रिज्या पर लंब डालते हैं। इस लंब की लंबाई जितनी इकाई अर्थात कला होती है उसी को उस कोण की ज्या कहते हैं। जैसा कि चित्र 9 में आ केंद्र है, आ
आ उ तथा आ उ 3 त्रिज्याएं हैं जो आ से परिधि तक खींची गई हैं। उ या उ से उ ई या उ ई लंब पर आ डाले गए हैं। त्रिज्या की नाप 34-38 इकाइयों में मानकर उ ई या उ ई को नाप की जो नाप इन्हीं इकाइयों में होगी वह उ आ ई कोण या उ आ ई कोण की ज्या होगी। जो लोग केवल आज की प्रथा से प्रचलित हैं उन्हें थोड़ा भ्रम हो सकता है, इसलिए उन्हें यह भेद अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि त्रिज्या का मान 34-38 इसलिए लिया गया है कि जब परिधि कलाओं में विभाजित की जाए तब त्रिज्या का मान 34-37 सही 3/4 आजकल की सूक्ष्म गणना के अनुसार प्राप्त होता है, जिसका निकटतम अंक 34-38 है। आजकल के एक रेडियन में जितने कलाएं होती हैं उतनी ही पूर्ण कलाओं के समान त्रिज्या का परिमाण माना गया है। स्फुट परिधि भूतल का वह वृत्त जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के समान अंतर पर दोनों के बीचों बीच होता हुआ भी भूपृष्ठ को 2 समान भागों में बांटता है, विषुवत रेखा कहलाता है। भूपृष्ठ को 2 समान भागों में बांटने वाली रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर वाले आधे भूगोल को उत्तर गोल और दक्षिण वाले भाग को दक्षिण गोल के नाम से जाना जाता है। इस रेखा के आकाशीय ध्रुव आकाश का वह बिंदु जो पृथ्वी के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के ठीक ऊपर होता है। उत्तरी ध्रुव तारा उत्तरी ध्रुव से प्रायः 1 अंश दूर है, क्षितिज पर दिखाई देती है। क्षितिज पर वो दिखाई देते हैं। यहाँ पर अक्षांश 0 और लंबांश 90 होता है, इसलिए विषुवत वृत्त को निरक्ष वृत्त भी कहते हैं। चित्र 10 में वाह विषुवत रेखा है। यदि किसी स्थान सा से निरक्ष वृत्त के समांतर सी वृत्त पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भूतल पर खींचा जाए तो इसके परिमाण को सा स्थान की स्फुट परिधि कहते हैं। विषुवत रेखा से जैसे जैसे उत्तर या दक्षिण जाते हैं वैसे वैसे स्फुट परिधि कम होती जाती है, यहाँ तक कि ध्रुवों पर स्फुट परिधि 0 हो जाती है। इसी तरह अक्षांश बढ़ता जाता है और लंबांश कम हो जाता है और ध्रुवों पर अक्षांश 90 और लंबांश 0 हो जाता है, जो कि चित्र से स्पष्ट है। यहाँ पर चित्र में भा पृथ्वी का केंद्र, उ पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव मेरु कहते हैं, दा पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव जिसे कुमेरु कहते हैं, वा विषुवत रेखा का वह बिंदु जो सा से ठीक दक्षिण, सा अभीष्ट स्थान, ऊषावादा स स्थान की उत्तर दक्षिण रेखा, कोण वा भाषा सा का अक्षांश, कोण सा भा ऊषा का लंबांश, उदा पृथ्वी का अक्ष, सा भा पृथ्वी सा से पृथ्वी के अक्ष की दूरी, सा स्थान की लंबज्या सिद्धांतीय पद्धति से। तो इस तरह से सा स्थान की स्फुट परिधि सा सी की त्रिज्या सभा है कहलाती है, क्योंकि सा का लंबांश कोण सा भा उ है जिसके सामने की भुज सा भा है। रेखागणित से यह सिद्ध है, 2 वृत्तों की परिधि में वही अनुपात होता है जो उनकी त्रिज्याओं और व्यासों में होता है। इसलिए वा भा अनुपात सा भा समानुपात वा वी अनुपात सा शी। इसलिए सा शी बराबर वा वी गुणे सा भा बटे वा भा बराबर भू परिधि गुणे लंबज्या बटे त्रिज्या। जब त्रिज्या मान 34-38 हो और लंबज्या का मान सिद्धांतीय पद्धति के अनुसार कलाओं में हो तो जिसकी सारणी दूसरे अध्याय में दी हुई है वहां से देख सकते हैं। यदि आजकल की प्रथा के अनुसार स्फुट परिधि निकालना हो तो सी बराबर भू परिधि गुणे लंबज्या अर्थात साइन ऑफ दी को लेटिट्यूड, जबकि लंबांश की ज्या दशमलव में इस रीति से लंबज्या बराबर सा भा बटे सा भा बराबर सा भा बटे वा भा। अंतर कैसे कहते हैं? चित्र 11 भूगोल के आधे गोल के पृष्ठ का चित्र है, जिसमें उत्तर गोल एसी आशा सा स्थानों के अक्षांश एक ही हैं, इसलिए इन चारों स्थानों की स्फुट भूपरिधि भी एक ही है। इन स्थानों की उत्तर दक्षिण रेखा मेरिडियन क्रम में उ सी पी द
उ अल द, उ सा प द और उ सा पा दा है। यदि उ आलादा रेखा पर अ अवंती, उज्जैन और ला लंका स्थान हो तो उसको भारत वर्ष की मध्य रेखा स्टैंडर्ड मेरिडियन कहेंगे। जैसे आजकल ग्रीनविच से जाने वाली उत्तर दक्षिण रेखा यूरोप और अमेरिका वालों की भूमध्य रेखा कही जाती है। इसी स्थान स्फुट भूपरिधि का वह खंड जो उस स्थान की उत्तर दक्षिण रेखा और मध्य रेखा के बीच में पड़ जाता है। देशांतर योजनों में कहा जाता है। जैसे सा का देशांतर सा का देशांतर सा आ और सी का देशांतर सी आ हुए। इसी तरह पा का देशांतर पाला, पा का देशांतर पाला और पी का देशांतर पीला हुए। चित्र से यह भी स्पष्ट है कि यद्यपि पासा एक ही उत्तर दक्षिण रेखा पर है, तथापि पाशा के देशांतर योजनों में समान नहीं है, क्योंकि सा की स्फुट परिधि पा की स्फुट परिधि भूपरिधि से छोटी है। यदि इसी रेखा पर कोई स्थान का हो तो इसका देशांतर का योजनों में और भी छोटा होगा। श्लोक संख्या 30 में देशांतर का शब्द इसी परिभाषा के अनुसार प्रयुक्त हुआ है, परंतु यह परिभाषा सरल एवं व्यवहारोपयोगी नहीं है। आगे श्लोक संख्या 24 में देशांतर नाड़ी की चर्चा की जाएगी। यह भी देशांतर की एक परिभाषा है जो सरल है, इसलिए इस जगह उसको भी समझ लें तो अच्छा रहेगा। कहीं उत्तर दक्षिण रेखा पर जितने स्थान हैं सब में जैसे क, श, पा, खा स्थानों में मध्याह्न या अर्धरात्रि एक ही समय होती है, परंतु जो स्थान इस रेखा से पूरब हैं वहाँ मध्याह्न या अर्धरात्रि पहले और जो पश्चिम है वहाँ पीछे होती है। सा पर आ से मध्य रेखा से जितना पहले मध्याह्न होता है उतने ही समय को हम सा का पूर्व देशांतर काल, टाइम ऑफ डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इसे हम समय की इकाइयों में प्रकट कर सकते हैं। यदि घड़ी फल में लिखे तो इसे देशांतर घटिका या देशांतर नाड़ी कहेंगे। घंटे मिनट में लिखे तो देशांतर घंटा या मिनट कहेंगे। इसी परिभाषा को से हमको यह सुविधा होती है कि एक ही बात से हम का, चा, पा, खा सब का देशांतर सहज ही प्रकट कर सकते हैं, जबकि योजनों में इसके देशांतर भिन्न भिन्न लिखने पड़ते हैं। इस प्रकार सी पर मध्य रेखा से जितने पीछे मध्याह्न होता है उतने ही समय को सी का पश्चिम देशांतर काल कहेंगे। आगे पीछे मध्याह्न या मध्य रात्रि इसलिए होती है कि पृथ्वी 24 घंटे में या 60 घड़ी में एक बार अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर लट्टू की तरह घूम जाती है, जिससे सूर्य, चांद, तारे इत्यादि आकाशीय पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर हुए जान पड़ते हैं। आकाशीय पिंडों की इस प्रत्यक्ष गति को हमारे सिद्धांतों में प्रवाह वायु जनित गति कहा गया है। आगे सुविधा के अनुसार सूरज को भी कभी कभी चक्कर लगाता हुआ लिखा जाएगा, क्योंकि ऐसा मान लेने से हिसाब में कोई बाधा नहीं पहुंचती। चित्र संख्या 12 में भा पृथ्वी का केंद्र है और पाला विषुवत रेखा पर के दो स्थान हैं। पा भा पृथ्वी का अर्धव्यास है, जो चित्र को स्पष्ट करने के लिए बहुत बढ़ाकर खींचा गया है। यथार्थ में सूर्य की दूरी पृथ्वी के अर्धव्यास से कोई 30 गुना ज्यादा है। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर 60 घड़ी में री बार से एक बार चक्कर लगा लेता है। विषुवत रेखा को छूती हुई र पारू एक स्पर्श रेखा है जो पा की क्षितिज कहलाती है। जब सूर्य इसके ऊपर रहता है तब पा स्थान से दिखाई पड़ता है। जब सूर्य ऊपर क्षितिज के ऊपर रा बिंदु के आसपास आएगा तब पा निवासियों के लिए सूर्योदय होगा। पा से जिस समय मध्याह्न होगा उस समय सूर्य री पर होगा। जब वह रूप पर आएगा तब पा निवासियों का डूबता हुआ दिखाई पड़ेगा। जब रे पर आएगा तब पा से मध्यरात्रि होगी। इस प्रकार ला स्थान से सूर्य का उदय उस समय दिखाई पड़ेगा जब वह रा पर होगा। मध्याह्न उस समय होगा जब वह री पर होगा। सूर्यास्त उस समय होगा जब वह रू पर होगा और अर्धरात्रि उस समय होगी जब वह रे पर रहेगा। चित्र से यह स्पष्ट है कि जिस समय पा पर सूर्योदय होगा उस समय से उतनी ही देर पीछे ला पर सूर्योदय होगा। जितनी देर में सूर्य रात से रात तक जाता है, परंतु रात से रात तक जाने में उसको रा चारा कोण अथवा पा भाला कोण बना घूमना पड़ता है, क्योंकि परिधि की दो स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण स्पर्श बिंदुओं से खींची गई त्रिज्याओं के बीच के कोण के समान होता है।
मध्याह्न काल या मध्य रात्रि की सूर्य की स्थितियों से भी सरलता पूर्वक समझ में आ जाएगी, क्योंकि यह बताया जा चुका है कि सूर्य के री पर आने से पा पर और री पर जाने से ला पर मध्याह्न होता है। इसलिए जितनी देर में सूर्य री से री तक जाता है, पा की अपेक्षा उतनी ही देर पीछे ला पर मध्याह्न होगा। इसी प्रकार और इसी समय को पा ला के बीच का देशांतर कहते हैं। पा ला के देशांतर को पा भाला कोड से भी प्रकट कर सकते हैं और देशांतर को अंश कला विकलाओं में भी लिख सकते हैं। चाहे देशांतर प्रकट करने की इकाई घड़ी पल में हो अथवा अंश कला विकला में हो, दोनों तरह से इसमें सुविधा होती है और जहां जिसकी आवश्यकता पड़ती है वहां उसी तरह से लिखते हैं। यह स्पष्ट ही है कि 60 घड़ी में अथवा 24 घंटे में सूर्य एक चक्कर लगाकर 360 अंश चलता है, इसलिए एक घड़ी में 60 अंश और एक घंटे में 15 अंश चलेगा। इसलिए दो स्थानों का देशांतर 1 अंश हो तो उन दोनों के मध्याह्न काल या मध्य रात्रि के समयों में 10 पल का अथवा 5-4 मिनट का अंतर होगा। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि दोनों का देशांतर 1 अंश 10 पल और 4 मिनट है। साधारणतः मध्य रेखा से देशांतर नापने की परिपाटी है। जो स्थान मध्य रेखा से पूर्व में है उनके देशांतर के पहले पूर्व और जो पश्चिम है उसके देशांतर से पहले पश्चिम लिख दिया जाता है, जिससे कि भ्रम ना हो। उपरोक्त चित्र से यह भी सहज जाना जा सकता है कि यदि लंका ला की अर्धरात्रि के समय का किसी ग्रह का मध्यम स्थान निकाला जाए तो वह पा स्थान की अर्धरात्रि के समय का भी मध्यम स्थान नहीं होगा, क्योंकि पा लंका से पूर्व में है, इसलिए वहां अर्धरात्रि पहले ही हो जाएगी और ग्रह सदा गतिमान होने के कारण लंका के मध्यम स्थान से कुछ पहले रहेगा। कितना पहले रहेगा इसकी जानकारी त्रैराशिक द्वारा करनी चाहिए। जब 60 घड़ी में ग्रह इतना चलता है तो पा की देशांतर घड़ी से कितना चले, जो मान प्राप्त हो वह लंका की अर्धरात्रि के मध्यम स्थान से घटा देना चाहिए। यदि स्थान मध्यम रेखा से पश्चिम हो तो मध्य रात्रि लंका की मध्य रात्रि से उस स्थान के देशांतर घटी के समान पीछे होगी और ग्रह इतनी ही देर में कुछ आगे बढ़ जाएगा। इसलिए पश्चिम के स्थानों के लिए त्रैराशिक द्वारा जो कुछ मान प्राप्त होगा उसे जोड़ना चाहिए। देशांतर को यदि योजन में ना लिखकर घड़ी या अंश में लिखा जाए तो 60वें श्लोक के नियम का सरल रूप निम्न प्रकार से होगा। 60 घड़ी अनुपाते देशांतर घटी समानुपाते ग्रह की दैनिक गति अनुपाते देशांतर घड़ी में गति, अर्थात देशांतर फल बराबर देशांतर घड़ी गुणे ग्रह की दैनिक गति बटे 60 घड़ी। इसलिए इस नियम का प्रयोग करके हम देशांतर योजन आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसे को यहीं पर विराम देते हैं। अब तक आपके सम्मुख 60 और 61 का वृत्तांत प्रस्तुत हुआ। श्लोक संख्या 62 की चर्चा अगले एपिसोड में की जाएगी। धन्यवाद। पुनः मिला मैं। शुभम भूयात्।